नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 1, जिसका नाम है इस जल प्रलय में। और ये फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया पाठ है। और इस पाठ में लेखक ने जो जल प्रलय है यानी कि बाढ़ की स्थिति का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है इसको एक रिपोर्ट के रूप में उन्होंने इस पाठ को लिखा है। और ये बिहार की राजधानी पटना में जब बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, तो जब उन्होंने बाढ़ को स्वयं भोगा था। इससे पहले के बारे में बताते हैं कि इससे पहले मैंने कई बार बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहां पर काम किया है, वहां के लोगों के लिए काम किया है, उनके बचाव कार्य में काम किया है, उनको सामग्री पहुंचाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन मैंने बाढ़ को कभी नहीं भोगा। लेकिन आज की जो स्थिति वो यहाँ पर बता रहे हैं, राजेंद्र नगर के आसपास की जो स्थिति है कि वहां पर किस तरह पानी बढ़ रहा है और उनके इलाके में कैसे पानी भर रहा है, तो उसमें क्या कैसी परिस्थितियां उस समय हैं और क्या क्या इस सिचुएशन में करना चाहिए कि अगर बाढ़ की स्थिति बन जाती है तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ये सारी बातें लेखक स्वयं अपने अनुभवों के द्वारा यहाँ पर बता रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को। हमारा चैप्टर पिछले सेशन में ही शुरू हो गया था, आज हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे और भी चीजें इस पाठ में पढ़नी शेष हैं। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का पुल आदि छुटपुट रिपोर्टार्ज यानी कि रिपोर्ट के अलावा मैंने कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित किए हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं किया है। लेकिन आज जब लेखक राजेंद्र नगर के आसपास रहते हैं और यहाँ पर आज जो बिहार की राजधानी है पटना के केंद्र से वहां पर जो समाचार प्रसारित हो रहे हैं कि अब वहां भी बाढ़ का पानी यानी कि लेखक के घर के आसपास भी बाढ़ का पानी जमा होने लगा है, बाढ़ का पानी बढ़ने लगा है। और जो वहां का जो समाचार केंद्र है, आकाशवाणी केंद्र जो है, वहां भी बताया जा रहा है कि उनके भी स्टूडियो के आसपास सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है। और जो ये समाचार है ये काफी दिल दहलाने वाला है, काफी धड़कने बढ़ाने वाला है। और ऐसी जो बातें हैं वो चारों ओर उछाली जा रही है कि एक बार डूब ही जाए यानी कि पटना एक बार डूब ही जाए तो लोगों को मालूम पड़े, यानी कि ऐसे लोगों को जो अपने बॉक्सों में अपनी घरों में पैसे यानी कि जो अनावश्यक उनके पास पैसे हैं वो छिपा कर रखते हैं, वो उनके पास अनावश्यक धन होता है। और बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरह राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की अभी तक जो आखिरी कॉर्नर है वहां की जो सीढ़ियां हैं वहां तक अभी पुस्तकें बिछी हुई है, यानी कि अभी वहां पर ऐसा कोई डर नहीं है कि पानी आने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो एक गाड़ी है जो सूचना पहुंचाती है वो बार बार उनकी कॉलोनी में चक्कर लगा रही है और कह रही है सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। और राजेंद्र नगर कक्कड़ बाग में पानी आ सकता है। तो अब जब ये सूचना भी उन्हें मिल चुकी है तो उन्होंने अपनी गृह स्वामिनी यानी कि अपनी जो वाइफ है, अपनी जो पत्नी है, उनसे पूछा गैस का क्या हाल है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक बार बाढ़ आ गई तो उसके बाद ये स्थिति एकदम से नॉर्मल नहीं होती है, क्योंकि बहुत चारों तरफ पानी भर जाता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कहाँ पर रोड है, कहाँ पर आपको जाना है, किस तरह पानी जो है अपने साथ बहुत सारा कीचड़, बहुत सारा मलबा लेकर आता है, तो हम फंस सकते हैं। तो ऐसे में हमें हफ्ते 2 हफ्ते तक का लगभग इंतजाम करके रखना होता है। तो उन्होंने अपनी गृह स्वामिनी से पूछा कि गैस का क्या हाल है। बस उसी का डर है, ये उनकी पत्नी ने कहा,
अब खत्म होने वाला है असल में सिलेंडर, मीटर ऊटर की तरह कोई चीज होने से कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि असल में जो सिलेंडर होता है उसमें मीटर ऊटर की तरह कोई चीज नहीं होती। सिलेंडर का आपको पता नहीं चलता कि किस टाइम खत्म हो जाए। ऐसा एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आपका जो सिलेंडर है गैस का, वो 1 महीने जाता है या 2 महीने जाता है या 1.5 महीने जाता है, लेकिन एग्जैक्ट आप दिन निश्चित नहीं कर सकते कि आज आपके गैस का सिलेंडर खत्म हो जाएगा। तो यही स्थिति अभी उनके घर में बनी हुई है कि गैस का सिलेंडर जो है वो लगभग आसपास के दिनों में खत्म होने वाला है, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन एक ही बोतल है, केरोसिन तेल एक ही बोतल है फिलहाल। बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर ऊटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। और बाढ़ में भी यही हाल है कि उसमें भी कोई मीटर ऊटर नहीं है, और क्योंकि लगातार 18 घंटे 48 घंटे 18 घंटे से वर्षा हो रही है, भीषण वर्षा हो रही है, तो अब जो बाढ़ का पानी है वो लगभग पूरे इलाके में फैलता जा रहा है। तो उसमें भी कोई ऐसी चीज तो लगी नहीं है कि कब वो किस समय किस जगह पर कितने बजे एग्जैक्ट पहुंचेगी, तो वो किसी भी टाइम आ सकती है। राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था कि एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाजें आ रही है, क्योंकि रात तक बाढ़ का पानी पहुंचने का अंदाजा लगाया गया था। तो अभी जो पूरा शहर है, क्योंकि सबको पता है बाढ़ आई हुई है और धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रही है, तो सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर लेखक कहते हैं कि मैं कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो प्रीतमपुरा है, पीर मुहानी है, सॉरी सालीनपुरा है, आहरा है एवं जनक किशोर नवल किशोर रोड जो है, वहां से कुछ हलचल, क्योंकि जब पानी आता है तो कुछ आवाजें पानी की साथ में आती हैं, और ये तो पूरी एक बाढ़ आ रही है, तो बहुत कुछ हलचल इसमें हो रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंच जाएगा। सोने की कोशिश करता हूं, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया भी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। धत, नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी। लेखक कहते हैं कि सोने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ऐसी स्थिति है, इंसान को पता है कि वो उसके इलाके में बाढ़ आने वाली है, तो नींद आना तो मुश्किल बात है। तो कहते हैं कि कंपोज की टिकिया भी नहीं है, कुछ लिखने के लिए भी नहीं है। अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूं? क्या कोई कविता लिखूं कि जिसका शीर्षक हो बाढ़ एक आकुल प्रतीक्षा? तो फिर खुद ही अपने आप को कहते हैं धत, ये बहुत ही गलत विचार है। नींद नहीं, लेकिन स्मृतियां आने लगी, यानी कि यादें जो हैं पुरानी वो आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह, जैसे चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह, जैसे मूवीज आती है उसके बेतरतीब चित्रों की दृश्यों की तरह धीरे धीरे जो ये स्मृतियां हैं उनके जहन में, ये उनकी जो यादें हैं उनके जहन में आ रही हैं। कौन कौन सी यादें हैं? 1947 मनिहारी, यानी कि तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सत्यनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी है। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले ये मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे, और सचमुच
चींटी से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी शियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। बहादुरी जी की हिदायत थी कि हर नाव पर पकाही घाव, यानी कि पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं तो तलवों में भी घाव हो जाते हैं। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में जब हम ज्यादा पानी में चलते हैं या पानी में हम जूते पहनकर चलते हैं या फिर ज्यादा देर पानी में रहते हैं तो पैरों के नीचे घाव हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो उसे पकाही घाव कहते हैं। तो की दो दवाई है, दिया सलाई यानी कि माचिस की डब्बी और केरोसिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम वहां जाते, खाने पीने की चीज से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। तो लेखक कहते हैं कि सचमुच जो हमारे गुरु जी ने हमें शिक्षा दी थी, तो सचमुच अगर हम कभी ऐसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाते थे, बाढ़ग्रस्त इलाके में जाते थे, तो वहां पर सचमुच हम जहां भी जाते थे वहां खाने पीने की चीजें लोग बाद में मांगते थे, सबसे पहले वो पकाही घाव की दवा और दिया सलाई मांगा करते थे, यानी कि माचिस मांगते थे। अगली स्मृति उनके दिमाग में आ रही है 1949, यानी कि 1949। उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़कर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी था। कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, आह रे, कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया और हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूं नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा, हूं हम नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी, यानी कि मुसहरों की जो बस्ती है, में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं। तो देखिए किस तरह की स्थिति होती है जब हमारे देश में के कई जो इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, तो लोगों को किस तरह से जीवन यापन करना पड़ता है, किस तरह की परेशानियां, किस तरह की दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो मुसहरों की एक बस्ती है, वहां पर जब लेखक कहते हैं, ये लेखक अपने वहां आने वाली बाढ़ का इंतजार करते करते अपनी पुरानी कुछ स्मृतियों में, पुरानी कुछ यादों में खो गए हैं और कहते हैं कि हम राहत बांटने गए तो खबर मिली कि यहाँ पर रहने वाले कई लोग जो है कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं और किसी तरह से जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा तो एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है और बलवाही नाच हो रहा है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा है, यानी वह धानी है। घिरनी यानी कि जो धानी है घर छोड़कर मायके भागे जा रही है और उसका घरवाला जो पुरुष है उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। तो इस तरह का एक नृत्य वहां पर चल रहा है। जो उनका ऊंचा चबूतरा है उस पर उन्होंने मचान सा जो है स्टेज की तरह उसे बनाया हुआ है और वहां पर बलवाही नाच हो रहा है। वहां पर एक व्यक्ति जो है पुरुष, वो साड़ी पहनकर एक दुल्हन की तरह हाव भाव बनाकर नाच रहा है और वो एक महिला का एक किरदार कर रहा है और जो अपने मायके, अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके भाग रही है और उसका जो पति है, घरवाला जो है, उसे मनाकर राह से लौटाने गया है। तो इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा, दागड़ दिंग दागिड़ दागिड़ चकैक चकधुम, चकैक चकधुम, चकैक चकधुम। तो इस तरह से ढोलक की आवाज वहां पर आ रही है। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों की झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगी, क्योंकि ये कई दिनों से भूखे प्यासे हैं और कीचड़ में लथपथ हैं, क्योंकि बाढ़ अपने साथ बहुत सारा मलबा, बहुत सारा कीचड़ लेकर आती है जो बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है।
हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या। अब यहाँ पर लेखक सोच रहे हैं कि जिस तरह से जो यहाँ पर लोग हैं वो अपने ही धुन में अपने तरीके से अपने लोगों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा जब माहौल हुआ है, प्रकृति ने ऐसा जब उन्हें माहौल दिया है, तो इस समय लेखक को लगता है कि क्या रिलीफ बांटकर, यानी कि रिलीफ की चीजें, आराम की चीजें उन्हें बांटकर भी क्या उन्हें इस तरह की हंसी दे सकते हैं। शास्त्री जी कहाँ हैं आप। बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा आ जाती है। एक बार 1937 में, ये तीसरी स्मृति लेखक के मन में आई है। सिमरवानी शंकरपुरम में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी, तो मैं उस समय बालचर यानी कि बॉय स्काउट, तो इस समय पर जब ऐसी बाढ़ की स्थिति आ जाती है तो कई स्काउट गाइड के जो लोग होते हैं या फिर जो इस तरह के जो लोग होते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, या कई एनजीओज जो लोगों की मदद करते हैं, ये सब हेल्प करने के लिए सामने आते हैं। तो लेखक भी कहते हैं कि उस समय में बालचर यानी कि बॉय स्काउट में था और गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझर यानी कि जल विहार करने निकले थे। जो गांव के लोग थे, जो बाढ़ में फंसे हुए लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो तो लकड़ी के यानी कि लकड़ी के जो केले की लकड़ी होती है, केले का जो डंठल होता है, उसकी नाव बनाकर वो किसी तरह से काम चला रहे थे, किसी तरह से वो सूखे स्थान पर जा रहे थे। और वहीं उस गांव के जमींदार के जो लड़के थे, क्योंकि उनके पास तो काफी सुख सुविधाएं थी, तो उनके लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका था जल विहार का, फ्री में जल विहार का। तो वो नाव पर हारमोनियम तबला लेकर झिंझर यानी कि जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी, और फिर जो उस गांव के नौजवान थे, क्योंकि ये बिल्कुल सरासर गलत यहाँ पर हो रहा था, तो गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी और थोड़ी मारपीट भी उनकी आपस में हुई थी। तो ये बात यहाँ पर खत्म होती है। चौथी स्मृति लेखक के अंदर जो आती है वो है 1967 की, जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेखक ने हर बार अलग अलग नदियों का विवरण, अलग अलग नदियों का वर्णन यहाँ पर किया है कि हर बार किसी न किसी नदी को बाढ़ से प्रभावित होना पड़ता है, अलग अलग इलाके बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं। तो अब यहाँ पर राजेंद्र नगर की बात आई है कि पुनपुन का पानी जब राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखते हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। और सेम सिचुएशन यहाँ भी थी कि जब 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुसा, तो एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक यानी कि कुछ अच्छे घर के जो युवक युवतियां थे, उनकी एक टोली, ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का जो आनंद है वो घर बैठे ले रहे हो। यानी कि अपने इलाके में पानी भर गया है तो चलो कश्मीर का नाव में बैठकर जल विहार किया जाए, कश्मीर का आनंद यहाँ पर लिया जाए। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे, एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर मथ रही थी, यानी कि कॉफी बन रही थी। बिल्कुल बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल चल रहा था, यानी कि वो एक्सप्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था, और दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का।
तो ये एक यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग सिचुएशन है कि राजेंद्र नगर में पानी घुसा हुआ है। जो एक निम्न स्तर के जो लोग हैं, निचले स्तर के जो लोग हैं, तो वहां पर लोगों को इस बाढ़ से कितनी ज्यादा परेशानी होती है, कितना नुकसान लोगों का हो जाता है, कितनी परेशानी लोगों को होती है। लेकिन दूसरी तरफ एक अलग ही लोगों का चल रहा है कि वहां पर वो लोग कश्मीर का आनंद उस बाढ़ के पानी में ले रहे हैं, नाव पर चढ़े हुए हैं, केतली चढ़ी हुई है, वहां पर एक्सप्रेसो बन रहा है और कुछ लोग इस बाढ़ का आनंद ले रहे हैं और म्यूजिक भी उसमें बज रहा है। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक साथ किलकारियां, सीटियां, फब्बतियों की वर्षा की और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है, सो सब मिलाकर जो स्वयं ही ध्वनि संयोजन हुआ, उससे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बाद भी नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को इस तरह के काम करते हुए देखकर, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है कि कुछ लोग परेशानी में फंसे हुए हैं और कुछ लोग उसी चीज का आनंद उठा रहे हैं। तो अगर जैसे कि लेखक ने बताया कि उनका जो गोलंबर है वहां पर इस तरह से बिल्डिंगें बनी हुई हैं कि अगर कोई बीच में आकर आवाज लगाता है तो पूरी आवाज जो है वो गूंजती है, उस पर उसकी प्रतिध्वनि उसकी वहां से आती है। तो अचानक जब उनकी जो नाव है गोलंबर के पास पहुंची तो हर ब्लॉक के लड़कों की छतों पर खड़े लड़कों ने एक साथ मिलकर आवाजें लगाई, सीटियां बजाई, फब्बतियों की वर्षा की और ऐसी उसकी प्रतिध्वनि हुई और इतना वो उसकी प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजी कि जो बड़े बड़े गुणी हैं, संगीत निर्देशक हैं, वो भी अगर बहुत कोशिश करने के बावजूद ऐसा नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत ही छू मंतर हो गई। यानी कि जो भी उन्होंने वहां पर एग्जीबिशन लगाई थी, जो भी वो दिखाना चाहते थे, वो सारी उनकी जो अकड़ थी वो फुस हो गई और छूमंतर हो गई। और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, काहो राम सिंहार, पनिया आ रहेलो है, उहू तो ना आ रहेलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। अब लेखक फिर से अपनी आज की समय में आ चुके हैं, अपनी स्मृतियों से निकलकर अब कहते हैं कि 2:30 बज चुके हैं, पानी अभी तक नहीं आया है। कहीं अटक गया अथवा जहां आना था वहां आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई, या शायद कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्रायः सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही थी, बुझ रही है। तो अभी तक लगभग रात के 2:30 बज चुके हैं और पानी अभी तक राजेंद्र नगर यानी कि जो गुंबद है, जो लेखक का जो फ्लैट है, उसके आसपास नहीं पहुंच पाया है। तो लेखक अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या पानी कहीं अटक तो नहीं गया, या जहां तक आना था वहां आकर रुक तो नहीं गया, या तटबंध पर यानी कि जहां पर लोग, जो तटबंध है जहां से पानी रोका जाता है, वहां के इंजीनियरों की जीत हो गई, या कोई दैविक चमत्कार हो गया कि पानी गायब हो गया। तो पानी जाएगा भी तो कहाँ जाएगा? रास्ता तो यही है। तो चारों ब्लॉकों के जो प्रायः सभी फ्लैट हैं, उन फ्लैटों की रोशनी लगभग जल रही थी, बुझ रही थी। सभी लोग जगे हुए थे। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन कर रहे थे और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप करा देती है। मुझे अचानक अपने मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटिलपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हुए हैं। अब लेखक कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले बताया था कि जो कम पानी में होगा वो ज्यादा पानी वाले लोगों को याद करेगा। तो यहाँ पर लेखक को अचानक अपने उन मित्रों की याद आई, उन स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटिलपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हुए हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया,
इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया तो बहुत देर तक कोई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। अब लेखक अपने मित्रों को याद करते हैं और फिर बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ जो कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं है और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जाऊंगा तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। अब लेखक कहते हैं कि लिखूं तो क्या लिखूं, कुछ लिखना चाहिए तो क्या लिखना ही जरूरी है? कुछ भी संभव नहीं है और क्या जरूरी है? कुछ भी लिखना संभव नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे जो बेचैनी है, लिखा इंसान के द्वारा तब जाता है जब उसका मन शांत हो, जब सारी चीजें उसके मन में हो। लेकिन अभी लेखक का जो पूरा मन है वो एक ऊहापोह में है, बहुत ज्यादा उलझन में है, क्योंकि उनका जो नगर है वो धीरे धीरे बाढ़ की चपेट में आ रहा है। तो उनको कई बार अपने मित्रों की चिंता हो रही है, कई बार अपने संबंधियों की चिंता हो रही है, कई बार अपने आने वाले दिनों की चिंता हो रही है कि कितने दिनों तक शायद ये बाढ़ यहाँ पर रहेगी। तो लेखक कहते हैं इस टाइम पे लिखना संभव नहीं है, तो क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं फिर से स्मृतियों में जाऊंगा, यानी कि फिर से मैं आपको पुरानी बातें बताऊंगा, पुरानी चीजें याद करूंगा। तो पिछले साल की बात बताते हैं, अपने समय में पिछले साल की बात बताते हैं कि नरपतगंज थाना दाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह देख रही थी। नहीं नहीं, भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है कि आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। तो लेखक अब यहाँ पे बताते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वो इस तरह से सोच रहे हैं, इस तरह की बातें याद कर रहे हैं, तो अचानक क्या हुआ कि उन्हें नींद आने लगी और इस तरह से उनकी आंखों में आ रहा है कि कहीं पर सफेद भेड़ें जा रही हैं, कहीं जब आपने देखा होगा कि जब हमारी आंखें बंद होती हैं, जब हमें नींद आने वाली होती है, तो कई बार हमें बहुत अलग अलग तरह की चीजें हमारे जहन में आती हैं, हमारे दिमाग में आती हैं, हमारे ख्याल में आती है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब मैं बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजले करना चाहता हूँ, भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। तो इस तरह से उन्हें धीरे 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 उनके दिमाग में अब उन्हें नींद आ रही है। आई गोखो ऐसे गेछे जल। तो अब लेखक को नींद आ गई। वो अपने पिछले साल की बात बता रहे थे कि एक जो आसन्न प्रसवा है, यानी कि जिसका अभी अभी बच्चा होने वाला है, जो अभी अभी बच्चे को जन्म देने वाली है, एक ऐसी महिला वहां पर खड़ी उन्हें देख रही थी, लेकिन इसके बाद वो अपनी बात को पूरी नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी और अचानक झकझोर कर मुझे जगाया गया। आई घाट खो ऐसे गैछे जल। तो ये बोलकर उन्हें झकझोर कर जगाया गया। घड़ी देखी तो ठीक 5:30 बज रहे थे, सुबह के 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहे लो है पनिया, पानी आ गेलो हो, रम सिंगार हो मोहन, रामचरण अरे हो। तो अब क्या हुआ कि 5:30 बज रहे हैं सुबह के, और अब लेखक कहते हैं कि हमारे इलाके में धीरे धीरे पानी जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाढ़ का पानी है वो किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो अब लेखक कहते हैं कि पूरा जो अपार्टमेंट था उनका, वहां पर काफी शोरगुल हो रहा था कि पानी आ रहा है, पानी आ गया है, सबका नाम लेकर पुकारा जा रहा था। तो आंखें मलते हुए उठकर
जब लेखक उठे तो पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। और उन्होंने जब आंखें मलते हुए वो पश्चिम की ओर की तरफ उन्होंने देखा तो थाना के सामने सड़क पर एक मोटी डोली की शक्ल में मुंह पर झाग, क्योंकि शुरुआत में झाग रहता है पानी में, फेन लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसीलिए पानी उछल रहा है। तो लेखक को लगा कि पानी के साथ साथ किलोल करता हुआ एक बच्चों का दल आ रहा है। उधर पश्चिम दक्षिण के कोने पर अब जो दिनकर है, यानी कि सूर्य है, अतिथिशाला से वो भी अब निकल रहे हैं आगे की बस्ती के सामने। तो अब लेखक को लगा कि बच्चे आखिर क्यों कूद रहे हैं। तो उन्होंने फिर अपने मन को समझाया कि नहीं नहीं, ये बच्चे नहीं है, ये पानी है। वहां पर एक मोड़ है, थोड़ा सा अवरोध भी है, यानी कि वहां पर इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र में दिखाया जा रहा है, एक दीवार सामने की तरफ दिखाई जा रही है। तो इस अवरोध के कारण पानी वहां से उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रैला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाई बाजू पर लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलवर, चीख पुकार और पानी के कलकल का राव, लहरों का नर्तन। और सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। तो अब लेखक कहते हैं कि उनकी जो कॉलोनी है उसमें पानी जो है प्रवेश कर चुका था और ये सुबह का समय था, सूर्योदय का समय था। तो इसका भी उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर चित्रण किया है और चारों तरफ किस तरह का कोलाहल, किस तरह का शोर है, उसके बारे में भी लेखक ने बताया है। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से बाढ़ का पानी जो लेखक हैं उनके कॉलोनी में आ घुसा है। तो क्या क्या इससे परेशानियां होने वाली हैं, किस तरह की दिक्कतें आने वाली हैं, इससे हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।